that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. एक तरफ 400 किलो का वजन, दूसरी तरफ 182 टन का वजन। 22 जून की सुबह अमेरिका ने ईरान के फोर्दो और नतांज न्यूक्लियर साइट्स पर 13 टन के कुल 14 बम गिराए। इस्फहान साइट पर मिसाइल हमले किए गए, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने करीब 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम हमले से पहले ही कहीं छिपा लिया था। कहा जा रहा है कि इससे करीब 9 या 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक के बारे में कि ये रखा कहाँ गया है किसी को कोई खबर नहीं है, ना अमेरिका को है, ना IAEA को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। सवाल और भी हैं, जैसे अमेरिका का मुख्य इरादा क्या है? क्या अमेरिका ईरान में तख्ता पलट चाहता है, या उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु बम के कथित सपने पर है, या उसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, यानी बम भी ना बने और सत्ता भी बदल जाए। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? ईरान में सत्ता बदलने से अमेरिका को हासिल क्या होगा? क्योंकि जो भी आएगा वो भी एक अयातुल्ला ही होगा, उसकी भी वही विचारधारा होगी। ये भी समझेंगे कि अगर ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक जो है वो सही सलामत है तो उससे वो क्या क्या कर सकता है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Hire and New India Assurance. पहले 2 मिनट में इस कॉन्फ्लिक्ट के कुछ ताज़ा अपडेट्स आप जान लीजिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने दावा किया है कि उसने ईरान के 6 मिलिट्री एयर बेसिस पर हमला किया है। इन स्ट्राइक्स में F-14 और F-5 जैसे लड़ाकू विमान और AH-1 हेलीकॉप्टर को भारी नुकसान हुआ है। F-14 अमेरिकी विमान है। आप सोच रहे होंगे ईरान के पास कैसे आया? इस्लामिक रिवोल्यूशन जो ईरान में हुई 1979 से उससे पहले अमेरिका ने कुछ विमान ईरान को बेचे थे। कुल मिलाकर अभी 15 एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को या तो पूरी तरह तबाह कर दिया गया या ऑपरेशन से बाहर कर दिया गया, ऐसा IDF ने दावा किया है। इसके अलावा रनवेज भी तबाह किए गए हैं, साथ ही कुछ अंडरग्राउंड अपार्टमेंट्स को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता एफी डेफरीन ने बयान में कहा कि इजरायल अब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर को भी निशाना बना रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। दूसरी अपडेट, इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर भी एयर स्ट्राइक की है। बयान में कहा गया है कि इस हमले का मकसद उस साइट तक पहुंचने वाले रास्तों को ब्लॉक करना था। तीसरी अपडेट, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स का भी बयान आया है। उन्होंने बताया कि इजराइल ने तेहरान में कई और अहम ठिकानों को टारगेट किया है। इनमें बसीज का हेडक्वार्टर भी शामिल है। बसीज मिलिशिया ईरान में विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए कुख्यात है। इसके अलावा एविन प्रिजन को भी, जेल को भी टारगेट किया गया है। इस जेल में ईरान अपने राजनीतिक बंदियों को, राजनीतिक कैदियों को रखता है। CCTV फुटेज से यह साफ हुआ है कि जेल के मेन गेट पर धमाका हुआ। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने पुष्टि भी की है कि या तो ड्रोन से या फिर किसी छोटी विस्फोटक कार्रवाई से गेट को टारगेट किया गया है, लेकिन कोई फरार नहीं हुआ है। इजराइल ने तेहरान की एक क्लॉक को भी निशाना बनाया है। ये क्लॉक ईरानियों के मुताबिक इजराइल के विनाश की उल्टी गिनती दिखाती है, यानी ये एक सिंबॉलिक टारगेट हुआ। आखिरी अपडेट IAEA की बैठक से जुड़ा हुआ है। एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान को परमाणु साइट्स पर इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को जाने देना चाहिए ताकि वहां निष्पक्ष जांच हो सके। इस पर ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि IAEA अब पहले जैसी असरदार नहीं रही। 22 जून को सुबह सुबह अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन कैन कैमरों के सामने आए, प्रेस को बताया कि फोर्दो, नतांज, इस्फहान तीनों ठिकानों पर भयंकर बमबारी हुई है। तो अब ये जानते हैं कि अमेरिकी बमबारी में ईरान की किस न्यूक्लियर साइट को कितना नुकसान पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। इससे समझने के लिए हमने क्या किया, हमने एक पुरानी 2009 की सैटेलाइट तस्वीर देखी। क्यों? क्योंकि उस समय फोर्दो में तब भी काम चल रहा था, और चूंकि काम चल रहा था इसलिए 2 वीक पॉइंट्स, वो ऐसा होता है ना, किसी बड़े हाथी को मारना है तो गोली कहां चलाएं, 2 वीक पॉइंट्स दिखते हैं यहां पे। एक ये वीक पॉइंट दिखता है, सॉफ्ट पॉइंट, जो कि एक वेंट का ओपनिंग एरिया है ये,
और इसके अलावा एक और दिखता है वीक पॉइंट ऐसा ही, जिसे हमने बड़ा करके यहाँ दिखाया है। ये देखिए, ये एक और वेंट का एरिया है। क्यों 2009 की तस्वीर? क्योंकि उस समय वहाँ काम चल रहा था। अगर हम हमले के पहले की तस्वीर देखें तो उस इलाके को ढक दिया गया है। अगर आप इस इलाके को देखें, ये वेंट को ढक दिया गया है। हमले के पहले बिल्कुल ढका हुआ था, और हमले के पहले ये इलाका भी बिल्कुल ढका हुआ है। यानी जब आप किसी पहाड़ को तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ जरूर करते हैं। बेशक आप मिट्टी डाल दें, सीमेंट डाल दें, ये एक थोड़ा वीक पॉइंट बन जाता है। और अमेरिकन बॉम्बर्स ने इसी वीक पॉइंट का, इसी सॉफ्ट पॉइंट का फायदा उठाया। ये देखिए, ये जो 3 आपको क्रेटर्स दिख रहे हैं, 3 बड़े छेद दिख रहे हैं, ये दरअसल उसी जगह पे मारे गए हैं। ये देखिए, ये उसी जगह पे मारे गए हैं जहां पे वो 2009 में हमने वेंट दिखाया था। बिल्कुल अंदर गए। अब अगला सवाल उठता है कि नुकसान कितना हुआ होगा। यह भी तो संभव है कि जो असली सामान हो न्यूक्लियर बम बनाने का, वो यहां ना हो, किसी और जगह पे हो, यहां हो, कहीं और हो सकता है। उसके लिए हमने क्या किया, एक लीक डॉक्यूमेंट था जिसे ईरान न्यूक्लियर आर्काइव के नाम से जानते हैं। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे ईरान से लीक किया था, बाद में उसे पब्लिक भी किया गया। हमने उस डिज़ाइन को लिया और इसी सैटेलाइट पिक्चर पे हमने उसी डिज़ाइन को ओवरले किया। इससे ये समझ में आता है कि आखिर इस पहाड़ी के 100 मीटर अंदर कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ है। ये देखिए, टनल्स यहाँ हैं, एक टनल यहाँ है, एक एडिशनल टनल यहाँ है। ये बिल्डिंग एडिशनल बिल्डिंग है, इससे किसी काम का नहीं है। लेकिन असली जो परमाणु बम बनाने का सेंट्रीफ्यूज कैस्केड्स हॉल होता है ना, वो यहाँ है। और ये जो लाल डॉट्स हैं, ये बिल्कुल वो जगह है जहाँ पे हमने 3 और 3 6 क्रेटर्स देखे थे। यानी करीब 12 बंकर बस्टर बॉम्ब्स, 6 इस तरफ से, 6 इस तरफ से, बिल्कुल उस जगह पे गिरे हैं जहाँ पे सेंट्रीफ्यूज कैस्केड्स हॉल हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो इसके नीचे जो सेंट्रीफ्यूज का जो हॉल था, वो पूरी तरह से तबाह हो जाना चाहिए अगर उस जगह पे 12 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरे हैं, जो कि हमारे हिसाब से गिरे हैं, क्योंकि उसके पूरे सबूत हैं। तो ये तो हो गई फोर्दो की बात। अब हम बात करते हैं, एक और फैसिलिटी है नतांज में जिस जगह पे बम गिरा, वो ये इलाका था। इसे हम देखते हैं, ये हमले की बाद की तस्वीर है। ये देखिए, वहाँ पे एक ही क्रेटर है, यानी वहाँ पे 2 बम गिरे हैं। कम से करीब 2 बम गिर सकते हैं कि एक B-2 बॉम्बर 2 फायर कर सकता है एक बार में। तो ये जो क्रेटर है, अब हम जानना चाहते हैं कि इस क्रेटर के अंदर, यानी इस पहाड़ी के अंदर, इसके नीचे क्या सच में यूरेनियम एनरिचमेंट का काम चल रहा था या नहीं चल रहा था। तो उसका जवाब है इस तस्वीर में, जो 2003 में ली गई थी। ये देखिए, फिर से वही सेंट्रीफ्यूज का हॉल इसी जगह पे है। यानी नतांज में भी लगता है कि निशाना बिल्कुल ठीक लगा है और वहाँ पे भी पूरे नुकसान होने की उम्मीद है। लेकिन अमेरिकी खेल फंस जाता है जब हम पहुँचते हैं इस्फहान में। इस्फहान में देखिए, तबाही तो बहुत हुई है, ये जो बिल्डिंग्स हैं पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच दरअसल ये है, जो तबाह बिल्डिंग अभी हमने देखा, वो दरअसल इस इलाके में थे। ये जो इलाका है, यहाँ पे इजरायली और अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल्स ने यहाँ पे बहुत तबाही मचाई है। लेकिन ये जो इलाका है, जो पीले रंग से हमने यहाँ पे दिखाया है, पहाड़ के अंदर, अमेरिकी रिसर्चर्स का माने तो यहाँ पे जो टनल्स हैं, वहाँ पे अच्छा खासा इनरिच्ड यूरेनियम, यानी जो परमाणु बम बनाने के काम आता है, वो इसके अंदर है। किन्हीं कारणों से कल अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने यहाँ पे बम नहीं बरसाए। यहाँ पे उन्होंने टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, जो कि सबमरीन से फायर होते हैं, उससे नुकसान पहुँचा है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कर सकता है। ये एक अनसॉल्व पहेली है जो आने वाले दिनों में शायद सॉल्व हो। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. अब आगे की बात, उसी दिन यानी 22 जून को न्यूज चैनल ABC के प्रोग्राम दिस वीक में उपराष्ट्रपति JD वैंस आए। उन्होंने कहा कि हम आने वाले हफ्तों में ईंधन के मसले पर ईरान से बातचीत की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ईंधन का मतलब है वही 400 किलो यूरेनियम जिसका जिक्र हमने आपसे शुरू में किया था, जिससे 9 से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। JD वैंस ने यह भी दावा किया कि अब ईरान के पास वो मशीनें नहीं रहीं जिनसे इसे हथियार में बदला जा सके। यानी वैंस की इस बात से इतना साफ है कि अमेरिका को इस यूरेनियम की लोकेशन नहीं पता और वो इस मसले को ईरान से बातचीत
बातचीत करके सुलझाना चाहता है। लेकिन ईरान तो बातचीत के मूड में नहीं है, उल्टा उसने अमेरिका पर धोखा देने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत के दौरान ही हमला प्लान करके अमेरिका ने धोखा दिया है। अब कुछ सैटेलाइट इमेजेस को देखिए। इंडिया टुडे की ओसिंट टीम ने, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस का एनालिसिस किया है। इसमें अमेरिकी कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों का सहारा लिया गया। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? तारीख थी 19 जून 2025। ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर अचानक हलचल बढ़ गई। प्लांट के पास अचानक ट्रकों की कतारें लग गईं, 16 बड़े मालवाहक ट्रक दिखाई दिए। फिर अगले ही दिन 20 जून को ये ट्रक 1 किलोमीटर दूर खिसका दिए गए और बुलडोजर आ गए। तस्वीरों में ही दिख रहा है कि फोर्दो की सुरंग के मुंह पर एक ट्रक खड़ा है, जबकि इसके पहले अब तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया था। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया था। उसके बाद से फोर्दो पर नजर गड़ाए रखने के लिए कई बार हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी जुटाई गई, पर जितनी भी पुरानी तस्वीरें थी उनमें जमीन पर कोई भी संदिग्ध हलचल नहीं दिख रही थी। ये हलचल पहली बार 19 और 20 जून को देखी गई। लेकिन इन दोनों दिनों पर अचानक ये सब क्यों हुआ? हमले के बाद ईरान के सरकारी मीडिया से जुड़े हसन अबेदिनी सामने आए और उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर साइट्स को पहले ही खाली कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि संवेदनशील यूरेनियम भंडार को वहां से हटा लिया गया था ताकि अगर हमला हो भी जाए तो रेडिएशन का खतरा ना हो। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने एक कदम और आगे बढ़कर के कहा कि फोर्दो पर हमले का हमें पहले से अंदेशा था, हमने सब कुछ पहले ही हटा लिया था। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये स्टॉक पाइल अगर है तो है कहां? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को भी इजरायली अधिकारियों ने ऐसी ही जानकारी दी है। उनका कहना है कि ईरानियों ने हाल के दिनों में कुछ उपकरण और यूरेनियम फोर्दो से हटाए हैं। अंदाजा है कि करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम हटाया गया। ये 60% तक एनरिच्ड था, यानी 90% वाले वेपन ग्रेड यूरेनियम से बस एक कदम दूर। 90% तक यूरेनियम अगर एनरिच हो जाए तो उससे कोई देश चाहे तो परमाणु बम बना सकता है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस और अधिकारियों के दावे से भी ज्यादा भरोसेमंद एक और बयान है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी से न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस यूरेनियम के बारे में बात की। उनसे पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि वो यूरेनियम स्टॉक पाइल वो अब वहां नहीं है? ग्रोसी ने इस सवाल पर हामी भरी, यानी हाँ, ईंधन वहां से हटा लिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोसी ने यह भी तस्दीक की कि यह यूरेनियम एक खास तरह के कैस्क में रखा गया था, जिन्हें करीब 10 कारों की डिक्की में भी समेटा जा सकता है। इस कहानी का एक सिरा अमेरिकी बमबारी की प्लानिंग से भी जुड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की पड़ताल कहती है कि एक तरफ अमेरिकी सेना हमले की तैयारी कर रही थी ताकि अगर ट्रंप आदेश दें तो हमला किया जा सके, और दूसरी तरफ ट्रंप ईरान पर हमले को हरी झंडी दिखाए बगैर ट्रुथ सोशल पर धमकियां लिख रहे थे। कभी लिखते कि तेहरान खाली करो, हमें पता है ईरान का सुप्रीम लीडर कहां है, और फिर अचानक खबर भिजवाते कि हम 2 हफ्ते में फैसला करेंगे। रिपोर्ट कहती है कि सेना को डर था कि ट्रंप की पोस्टिंग से ईरान को हमला भांपने का टाइम मिल रहा है। इस बीच ईरान को शायद यही सुराग मिले हों। ट्रंप का सोशल मीडिया और पब्लिक स्टेटमेंट हमले की आशंका तो बढ़ा ही रहे थे, ये तो आपने और हमने भी देखा। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान को अंदेशा हो गया था कि हमला होने ही वाला है और वो इसलिए कुछ छिपा रहा था या हटाने लगा था, या फिर अमेरिका जानता था कि ईरान को भनक लग चुकी है इसलिए उसने 2 हफ्ते की जगह 2 दिन में ही हमला कर दिया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अब अमेरिका ने बमबारी कर दी है और अब सवाल ये नहीं है कि कितना नष्ट हुआ, बल्कि यह है कि जो बचा है वो कहां है। कुछ भी साफ नहीं है। दूसरी तरफ एक और बात है कि जब इजराइल से ईरान की लड़ाई शुरू हुई उस वक्त IAEA की टीम ईरान में मौजूद थी, लेकिन इस दौरान सारी इंटरनेशनल इंस्पेक्शन रोकी जा चुकी हैं। क्या बमबारी के बाद उन्हें दोबारा जांच की इजाजत मिलेगी? जांच का मतलब है कि उस गायब ईंधन का पता लगाना, और मान लीजिए अगर इंस्पेक्शन फिर से शुरू भी हुआ तो क्या टीम को फोर्दो के उस प्लांट तक जिस पर हमला हुआ या फिर नतांज की उस साइट तक जिस पर हमला हुआ वहां तक पहुंचने की इजाजत मिलेगी? किसी को नहीं पता। अब ये समझते हैं कि अगर ईरान के पास वाकई ये 400 किलो यूरेनियम का भंडार बचा हुआ है तो वो उसका कर क्या सकता है? पहला, वो इससे हथियार बना सकता है। कैसे? क्योंकि ये 60% तक एनरिच्ड है यूरेनियम, इसे सिर्फ 90% तक पहुंचाना है और फिर ये बम बनाने के लिए तैयार है। दूसरा, ये स्टॉक सिर्फ बम का सामान नहीं, इसके बिना पर सौदेबाजी भी की जा सकती है, यानी इसको एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका पर दबाव डालकर रियायतें ली जा सकती हैं। आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के मकसद में कामयाब हो सका है, और अगर नहीं तो फिर उसके पास क्या रास्ते हैं? आगे आने वाले दिनों में उसकी तरफ से हमें कैसे कदम देखने को मिल सकते हैं? हमने यही सारे सवाल OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर मोहसिन रजा खान से पूछे। सुनिए उनका क्या कहना है।
90% चाहिए बॉम्ब के लिए, बट 60% पे भी एक कम इफेक्टिव बॉम्ब बन सकता है। तो अब आपने बॉम्बिंग कर दी, ठीक है, आपने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए, पर असली चीज़ तो वो यूरेनियम था जिससे 9 से 10 बॉम्ब बन सकते हैं। तो उसको तो आपको सुरक्षित करना ही पड़ेगा, पर उसको सुरक्षित करने के लिए अमेरिका को चाहिए और इजराइल को चाहिए या तो कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा ईरान के साथ जिसमें ईरान इसको हैंडओवर कर दे, या फिर कोई इस तरह से कि रजीम चेंज हो और ऐसी सरकार आए जो इनके साथ दोस्ती हो अमेरिका और इजराइल के साथ, जो फिर इसको इनके हवाले कर दे, हैंडओवर कर दे। ये तो लगता ये है कि इन दोनों में से कोई एक सूरत हाल होगी, पर कोई गारंटी नहीं है। और अगर नहीं हुआ ये मकसद तो फिर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन एक तरह से आधा नाकाम रहेगा। प्रोफेसर मोहसिन खान ने रजीम चेंज का जिक्र किया, सत्ता परिवर्तन। यहीं से हम कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी के ठीक एक दिन बाद 22 जून की सुबह अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा, रजीम चेंज कहना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ईरान की मौजूदा हुकूमत मेक ईरान ग्रेट अगेन नहीं कर सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं हो सकता। आखिर में उन्होंने अपना मागा वाला जो जुमला है उसको फारसी ट्विस्ट दिया और लिख दिया मीगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। लेकिन ट्रंप के बिल्कुल उलट उनकी सरकार के बाकी अफसरान लगातार कह रहे हैं कि मकसद हुकूमत बदलना नहीं है। रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने 22 जून को रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह ऑपरेशन रजीम चेंज के लिए नहीं था, यह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और हमारे सैनिकों की हिफाजत के लिए था। इजराइल की सुरक्षा भी इसमें शामिल है। उधर उपराष्ट्रपति JD वैंस ने NBC को इंटरव्यू में कहा कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं, हम रजीम चेंज में विश्वास नहीं करते। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ पर कहा कि मुझे ये हुकूमत पसंद नहीं, लेकिन हम रजीम चेंज करने नहीं आए, हम अमेरिका की हिफाजत करने के लिए आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनने पर अड़ा रहा तो यही हुकूमत खतरे में आ जाएगी, ये इसका अंत हो सकता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लहजा सबसे अलग था। उन्होंने 17 जून को भी एक पोस्ट में धमकी दी थी, कहा था कि हमें खामेनेई का ठिकाना पता है, आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल छोड़ रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि मिसाइलें आम लोगों और अमेरिकी सैनिकों पर गिरें, लेकिन सब्र अब खत्म हो रहा है। और जैसे ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, ट्रंप ने फिर लिखा कि अगर ईरान ने अमेरिका पर पलटवार किया तो हम कहीं ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। आज रात जो देखा गया वो सिर्फ शुरुआत होगी। इसके पहले इजराइल की ओर से लगातार रजीम चेंज से जुड़े बयान आते रहे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू होने के बाद कहा था कि इस ऑपरेशन का अंजाम ईरान में तख्ता पलट हो सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने तो और भी साफ सीधा बयान दिया था। ईरान के एक मिसाइल हमले के बाद उन्होंने कहा था कि खामेनेई का वजूद अब नहीं बच सकता। रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी थी कि इजराइल उन्हें अपने ऑपरेशन के दौरान टारगेट करना चाहता था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रस्ताव को वीटो किया। बाद में नेतन्याहू ने रिपोर्ट को झूठा बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अब बंकर में छिपे हुए हैं और उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के नाम तक तय कर दिए हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन उनकी जगह लेगा, इसकी तैयारी पहले ही हो चुकी है। इस लिस्ट में कौन से नाम हैं, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लगाते हैं। लेकिन पहले शुरू से कहानी सुनिए। चूंकि तख्ता पलट की कहानी है तो इसकी शुरुआत 1953 से होगी। तब ईरान की जमीन पर एक पौधा लगाया गया था जो आज तक फल दे रहा है। पर्दे के पीछे थी ब्रिटिश औपनिवेशिक लालच की कहानी और अमेरिका की रणनीति। प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता पलट कर दिया। वजह उनका सिर्फ एक गुनाह, उन्होंने ईरानी तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ब्रिटेन को यह नागवार गुजरा क्योंकि इसके पहले ब्रिटेन की कंपनियां ही तेल का मुनाफा ले जाती थीं। अमेरिका की CIA जो एजेंसी है उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर के ये साजिश रची। इसके बाद अमेरिका समर्थित सरकार वहां आई। शाह रजा पहलवी पश्चिम के लिए मुफीद व्यक्ति थे पर अपनी जनता के लिए नहीं थे। अमेरिका ने उस दौर में शाह को एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम में जोड़ा। 1957 में न्यूक्लियर डील हुई। ईरान को रिएक्टर और यूरेनियम भी मिला। न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा की नींव रखी गई, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। जनता भूख में थी, गांव नाराज थे और शाह जश्न मना रहे थे। 1971 में फारसी साम्राज्य की 25वीं सालगिरह पर एक जश्न मनाया गया। उसे टाइम मैगजीन ने दुनिया की सबसे आलीशान पार्टी कहा।
मिलियन डॉलर्स उड़ाए गए, जनता के जख्मों पर नमक छिड़क दिया गया। इसी दरमियान एक आवाज़ थी जो मजबूती से गूंज रही थी, खुमैनी की आवाज़। वो शाह के ताज के नीचे पिसती जनता की आवाज़ थे। उन्हें देश निकाला मिला, इराक फिर फ्रांस भेजा गया उनको, लेकिन उनके भाषण ईरान में तेज़ी से फैलने लगे। इनको स्मगल करके ईरान में लाया जाता था। यहीं से नींव रखी गई 1979 की इस्लामी क्रांति की। जनता ने शाह को आखिरकार उखाड़ फेंका, खुमैनी लौटे, उन्होंने सत्ता संभाली, जनमत हुआ और ईरान बना इस्लामी गणराज्य। नया सिस्टम एक खड़ा हुआ, एक ऐसा सिस्टम जहां सर्वोच्च ताकत एक पद में केंद्रित थी, सुप्रीम लीडर। ये पद खुमैनी को मिला, वही सेना के मालिक, वही खुफिया एजेंसियों के सरपरस्त, वही आखिरी हुक्मरान। एक नियम बनाया गया, सुप्रीम लीडर आजीवन रहेगा, दो ही सूरत में वो हटेगा, या तो मृत्यु या फिर गार्जियन काउंसिल की ओर से की गई बर्खास्तगी। खुमैनी की सत्ता का अंत 3 जून 1989 को हुआ, जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अब जरूरत थी नए सुप्रीम लीडर की। ईरान के राजनीतिक सिस्टम को समझे बिना नया लीडर कैसे बनता है, ये नहीं समझा जा सकता। 4 पावर सेंटर हैं वहां। पहला सुप्रीम लीडर, विदेश नीति से लेकर के फौज तक सब उन्हीं के अधीन होता है। खुफिया एजेंसियां, मिसाइलें सब उनके नियंत्रण में होती हैं। दूसरा राष्ट्रपति, जनता द्वारा चुना गया कार्यकारी मुखिया, 4 साल का कार्यकाल है, 2 बार चुना जा सकता है। तीसरा संसद यानी मजलिस, 290 सांसद, 4 साल में चुनाव होते हैं, ये बजट और कानूनों की जिम्मेदारी संभालते हैं। चौथा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, 88 लोग होते हैं, ये इस्लामिक विद्वान होते हैं, 8 साल के लिए चुने जाते हैं और इन्हीं में से 59 का वोट जिसे मिल जाए वो बनता है अगला सुप्रीम लीडर। इनके ऊपर एक और संस्था है, गार्जियन काउंसिल। 12 सदस्यों की ये संस्था है, 6 को सुप्रीम लीडर खुद चुनते हैं। यही तय करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं। संसद, राष्ट्रपति और असेंबली के उम्मीदवारों की छटनी यही करते हैं, यानी सुप्रीम लीडर के वफादार ही सिस्टम में ऊपर चढ़ते हैं। मौजूदा सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई 1989 से सत्ता में हैं, 86 बरस के हो चुके हैं, इजराइल के धुर विरोधी हैं। इनकी जगह कौन ले सकता है, इसके लिए 4 नाम मुख्य रूप से चर्चा में हैं। पहला मुस्तबा खामेनेई, अली खामेनेई के बेटे हैं, शिया धर्मगुरु हैं, सामने कम आते हैं लेकिन ताकतवर माने जाते हैं। IRGC में इनकी अच्छी पकड़ है, 1987-88 की ईरान इराक जंग में इन्होंने हिस्सा लिया था। दूसरा नाम है सादिक लारिजानी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, असेंबली और गार्जियन काउंसिल में वो रह चुके हैं। कट्टरपंथियों में इनकी पैठ है, लेकिन साइंस में भी इनकी दिलचस्पी है। तीसरा नाम है अली रजा आराफी, 67 साल के हैं, अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, विद्वानों के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन सेना में पकड़ इनकी कमजोर मानी जाती है। चौथा नाम है अहमद खातमी, कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं, रिफॉर्मिस्ट नेताओं को देशद्रोही कहते हैं। पहले ये लिस्ट जो है ये और भी लंबी हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनमें से एक है इब्राहिम रईसी, खामेनेई के बेहद करीबी हुआ करते थे। मई 2024 में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई। इसके पीछे इजराइल का नाम लिया गया। और दूसरे हैं कासिम सुलेमानी, कुद्स फोर्स के मुखिया, प्रॉक्सी वॉर्स के मास्टरमाइंड थे वो, लेकिन 2020 में अमेरिकी हमले में वो भी मारे गए। एक नाम और है इसके अलावा, लेकिन ये भी तभी संभव है जब ईरान की इस्लामी क्रांति पूरी तरह धराशायी हो जाए। ये नाम है रजा पहलवी, शाह रजा पहलवी के बेटे, जिनका 1979 में तख्ता पलट हुआ था और इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी। खुद को वो क्राउन प्रिंस कहते हैं, लोकतंत्र के समर्थक हैं, इस्लामिक क्रांति के विरोधी हैं। तो ये तो हुई संभावितों की लिस्ट, लेकिन क्या वाकई अमेरिका सत्ता परिवर्तन चाहता है? क्या उसका एक मकसद ये है? सुनिए जानकारों का क्या कहना है। अमेरिका का इंटेंशन रेजिम चेंज नहीं था, सरकार को बदलना नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि इसमें काफ़ी दिक्कतें हैं और रेजिम चेंज होके भी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी फ्रेंडली सरकार आए। तो ट्रंप क्यों कह रहे हैं? ये एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है एक तरह से, कि भाई तुम समझौता कर लो, वो ईरान से कह रहे हैं, नहीं तो हम और बमबारी करेंगे, और तुम अगर ये हमारे साथ नहीं करोगे तो इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। ये भी हो सकता है कि ट्रंप सोच रहे हैं कि डर के मारे ईरान हैंडओवर कर दे वो जो मिसिंग यूरेनियम है 400 किलोग्राम का। तो इसके कई संभावनाएं हो सकती हैं, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ट्रंप असल में रेजीम चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप के सपोर्टर हैं, मागा सपोर्टर, वो बहुत खिलाफ हैं इस जंग के। उन्होंने ये तो कर लिया कबूल कि आपने न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया अमेरिका ने, पर वो ये कबूल नहीं करेंगे कि अमेरिका एक पूरी जंग लड़े। वो ये भी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी दूर तक भी आए, क्योंकि पैसे का भी नुकसान है और जानो माल का भी नुकसान है, और वो ये नहीं चाहते कि हमारे सिपाही मारे जाएं। बल्कि ट्रंप खुद 10 साल से यही कह रहे हैं अपने हर इलेक्शन में कि मैं तो भैया जंग और बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि ख़त्म करने के लिए इलेक्ट हुआ हूँ। उनके सपोर्टरों ने भी इसीलिए वोट दिया है
और हम देख रहे हैं कि अंदर विद्रोह बढ़ता जा रहा है उनके पॉलिटिकल बेस में, तो उनके लिए अंदरूनी पॉलिटिकल मुसीबतें आ सकती हैं। वो हो सकता है अपना बिल भी ना पास कर पाएँ, जो उनके प्यारे बिल हैं, बिग ब्यूटीफुल बिल, और वो जो उनके सारे मंसूबे हैं उन पे पानी फिर जाए। एक सवाल तो ये भी है कि रजीम चेंज से अमेरिका को फायदा होने की कितनी गुंजाइश है, क्योंकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस्लामी सरकार की जगह, थियोक्रेसी की जगह डेमोक्रेसी तो नहीं ही आने वाली है। तो रजीम चेंज पे जितनी रिसर्च हुई है पॉलिटिकल साइंस में, वो ये बताती है कि रजीम चेंज जब होता भी है किसी इस तरह की अथॉरिटेरियन सरकार का, तो सिर्फ 25% केसेस में डेमोक्रेसी निकल के आती है। यानी 75% केसों में रजीम चेंज का मतलब यही है कि एक और अथॉरिटेरियन सरकार, एक और तानाशाही सरकार आ जाती है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर यहाँ पे रजीम चेंज हुआ तो कोई और आएगा। हो सकता है इसी रजीम के कट्टरपंथी और आ जाएं, इसलिए क्योंकि ईरान में कोई डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन बचा नहीं है और उनके पास कोई पब्लिक का इतना सपोर्ट नहीं है। मतलब ज़्यादातर पब्लिक चाहती है कि डेमोक्रेसी आए, पर अभी भी 20 से 25% पब्लिक जो है वो रजीम के साथ है। तो इसका मतलब है खाना जंगी हो सकती है, सिविल वॉर हो सकती है। वो लोग निहत्ते नहीं हैं, उनके पास हथियार हैं, सरकार के समर्थक जो हैं और सरकार के पास जो ऑपोजिशन में हैं वो निहत्ते हैं। तो ख़तरा है, इसीलिए अमेरिका समझ रहा है, इसीलिए ट्रंप ने मना किया था कि खमेनेई के ऊपर बॉम्ब ना गिराया जाए, क्योंकि कोई बचेगा नहीं दूसरी तरफ नेगोशिएट करने के लिए, समझौते के लिए कोई बचेगा नहीं। वो इसीलिए नेतन्याहू को रोक रहे थे। नेतन्याहू को अपने मकसद हैं, क्योंकि वो अपना इलेक्शन देख रहे हैं, अपना री इलेक्शन देख रहे हैं, तो वो उस मकसद से लड़ रहे हैं। उनको इसका मतलब नहीं है, क्योंकि जो अगर वहाँ पे बर्बादी होगी और खाना जंगी होगी, वो फिर अमेरिका को ही समेटनी पड़ेगी और संभालनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। अमेरिका रूस पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है और इस बार भारत और चीन, रूस के बड़े बिजनेस पार्टनर्स जो हैं, वो भी इसकी जद में आ सकते हैं। दक्षिण कैरोलिना से सेनेटर लिंडर्स ग्राहम ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 नाम से एक नया बिल लाया जा रहा है, जिसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों के 80 से ज्यादा सेनेटर्स का समर्थन मिल रहा है। ग्राहम ने बताया कि यह बिल तीनों देशों यानी अमेरिका, भारत और चीन के लिए इकोनॉमिक बंकर बस्टर साबित होगा। माने एक ऐसी नीति जो किसी देश की अर्थव्यवस्था या उसके ट्रेड नेटवर्क पर गहरा असर डाले, जैसे असली बंकर बस्टर बम करते हैं, मजबूत और गहरे छुपे ठिकानों को तबाह कर देते हैं। बिल को इतना खतरनाक बताया जा रहा है, आखिर इसमें है क्या ऐसा? इस बिल में उन सभी देशों से आने वाले सामानों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है जो रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदते हैं, और भारत ने भी खरीदा है पिछले दिनों तेल। हालांकि बिल में चीन और भारत का नाम सीधे नहीं लिया गया है, लेकिन रूस के बड़े व्यापारिक साझेदार होने के कारण ये देश भी इसके दायरे में आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा कि वे किसी देश को 180 दिनों के लिए इन प्रतिबंधों से छूट दे सकते हैं, लेकिन ये छूट तभी मिलेगी जब अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बनाए। दूसरी सुर्खी सीरिया की राजधानी दमिश्क से है। यहाँ एक चर्च में आत्मघाती हमला हुआ है, 22 लोगों की मौत और 63 लोग घायल हुए हैं। सीरिया के गृह मंत्रालय ने इस हमले के लिए इस्लामिक स्टेट समूह को दोषी ठहराया है। हालांकि इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। चश्मदीदों के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने चर्च के अंदर पहले गोलीबारी की, फिर एक एक्सप्लोजिव डिवाइस से खुद को उड़ा लिया। सीरिया लंबे समय से इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों का गढ़ रहा है। हाल के बरसों में भले ही इस्लामिक स्टेट की ताकत कम हुई हो, लेकिन उसके स्लीपर सेल्स अब भी एक्टिव हैं और समय समय पर अल्पसंख्यकों पर ऐसे हमले करते रहते हैं। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।